रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज अपनी सास के कहने पर प्राची अपनी ननद सोनम को उसका हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है। तो सोनम के फोन उठाते ही प्राची उसे कहती है, कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ भाभी, मेरी तबीयत को क्या होना है, आप बताओ कैसे याद किया मुझे? अब तुम तो याद करती नहीं, तो माँ जी के कहने पर मैंने ही फोन लगा दिया। अरे बस कर, अब मुझे भी बात कर लेने दे। हाँ तो करो ना, फोन स्पीकर पर है। सोनम बेटा, मैं कह रही थी इस बार गणेश पूजा पर दामाद जी के साथ घर आ जा। बेटी तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ तो माँ जी वीडियो कॉल कर लो ना। तू चुप कर नासपिटी। सोनम आएगी ना? अब ये माँ की बेटी बस हाँ ना कह दे। हाँ माँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अच्छा भाभी, रखती हूँ अब। हाँ हाँ ननद जी। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है। समय बीतता है। एक रोज सोनम के मायके वालों को सोनम के पति की मौत की खबर मिलती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और अगले दिन ही प्राची अपने परिवार के साथ अपनी विधवा ननद के ससुराल पहुंचती है, जहां उसके ननद के पति की शोक सभा चल रही होती है और सोनम एक कोने में बैठी सुबक कर रो रही होती है। सुरेखा अपनी बेटी को गले से लगाकर उसकी सास से कहती है, बहन जी ये सब कैसे हो गया? समदन जी, अब होने को कौन टाल सकता है। मेरा निशांत इस दुनिया में नहीं रहा। हे भगवान, मेरी ननद के भाग्य में विधवा होने को तो क्यों दे दिया। प्राची शांत रहो और सोनम को संभालो, इस वक्त वो सदमे में है। सभी के चेहरे इस दुख से मुरझाए होते हैं। सोनम के मायके वाले कुछ देर में अपने घर वापस आ जाते हैं और बैठकर आपस में बात करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बेरंग हो गई। ना जाने अब वो इस दुख को कैसे झेलेगी। हाँ माँ जी, विधवा होने के बाद तो उनके ससुराल वाले भी ननद जी की कदर नहीं करेंगे। माँ मैं तो कहता हूँ कि हमें सोनम को घर ले आना चाहिए। कुछ दिन यहाँ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, अगर मेरी विधवा ननद यहाँ आ गई तो उसके ससुराल वालों को तो बिन कुछ किए ही अपनी विधवा बहू से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे उस विधवा की चाकरी करनी पड़ेगी, वो अलग। नहीं सूरज, मैंने सोनम से कहा था साथ चलने को, पर वो मानी ही नहीं। वो तो मना करेगी ही बहू। वो खुद की वजह से हमें परेशान जो नहीं करना चाहती, लेकिन हमें तो उसका सोचना पड़ेगा ना। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समय समय पर उनके ससुराल जाकर हालचाल पूछती रहूंगी। अब ऐसे ससुराल छोड़कर आना भी तो ठीक नहीं होगा ना उनके लिए। हाँ ये तो है। इस तरह प्राची अपनी ननद को मायके आने से रोक लेती है और अपने कहे अनुसार एक हफ्ते के बाद अपनी विधवा ननद के ससुराल पहुंच जाती है। सोनम अचानक अपनी भाभी को अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। अरे सोनम, अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी? भाभी, आप यहाँ अचानक? कौन है बहू दरवाजे पर? सासू माँ, वो मेरी भाभी आई हैं। हाँ तो बहू अंदर बुला ले, तेरी ही भाभी है, कब तक दरवाजे पर खड़ा रखेगी? तभी दोनों ननद भाभी अंदर आती हैं। कुछ देर विनीता प्राची से बात करने के बाद दोनों ननद भाभी को अकेला छोड़ देती है। तो प्राची सोनम से कमरे में चलकर बात करने को कहती है। हाँ भाभी, कहिए क्या बात है? आप पहले ये बताइए, विधवा होने के बाद आपकी सास आपको ताने तो नहीं दे रही ना, या फिर कोई बदसलूकी तो नहीं कर रही ना आपके साथ? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो कुछ दिनों में होने लगेगा सोनम। देखो बुरा मत मानना, लेकिन विधवा बहू उसके ससुराल वालों को फूटी आंख नहीं भाती। इससे पहले कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें विधवा समझकर घर की बहू से नौकरानी बना दे, इस घर में अपनी मजबूत पैठ बनाओ, ताकि आपको इस घर से कोई निकाल ना पाए। पर भाभी, मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं, और फिर मैं उन्हीं के बेटे की विधवा हूँ। ये जानते हुए भी वो मुझसे ऐसा बर्ताव करने की सोच भी नहीं सकते। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना सोनम, इसलिए तुम्हारी भाभी होने के नाते तुम्हें मजबूत होने के लिए कह रही हूँ, ताकि किसी भी हालत में तुम अपना हक ना छोड़ो। अपनी भाभी की कई बातें सोनम को अजीब लगती हैं, लेकिन क्योंकि विधवा होने के बाद भी उसके ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बिल्कुल नहीं बदला था। कुछ देर में चाय नाश्ता कर प्राची सोनम के ससुराल से चली जाती है, लेकिन वो हफ्ते 2 हफ्ते पर अपने विधवा ननद के ससुराल के चक्कर लगाती रहती थी। एक रोज जब वो उसके ससुराल में जाती है तो उसे देखकर सोनम की सास कहती है, अरे क्या बात है, आजकल अपनी नंद की बहुत याद आती है तुम्हें। क्यों आंटी, नहीं आनी चाहिए क्या? ना ना, आनी चाहिए, लेकिन याद आने पर 2 दिन पर मिलना नहीं आना चाहिए ना। मतलब क्या है आपका? बहू बहू, तेरी भाभी आई है, मेरी चाय कमरे में ही भिजवा दियो। कुछ देर में सोनम चाय लेकर बाहर आती है तो अपनी भाभी को
फिर से ससुराल में देखकर वो अपनी सास के कमरे में जाने लगती है। तभी प्राची उसे रोकते हुए कहती है, ओहो, कहाँ जा रही हो? उस बुढ़िया को चाय देने मत जाओ। पता है कैसे ताने देकर गई है तुम्हारी सास मुझे। सासू माँ आपको क्यों ताने देंगी भाभी? आप कुछ भी बोलती हो। हाय मेरी भोली ननद, कुछ नहीं समझती तुम। अरे उन्हें मेरा तुमसे मिलना अच्छा जो नहीं लगा इसीलिए। बहू, शाम को कुछ दोस्त घर आने वाले हैं तो खाने में कुछ अच्छा बना लेना। जी ससुर जी। नहीं अंकल जी, मेरी ननद आज खाना नहीं बना पाएगी। तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। भाभी झूठ क्यों बोल रही हैं आप? तुम चुप रहो। मैंने पहले कहा था विधवा समझकर नौकरानी का काम करवाएंगे तुमसे, और मुझे वही देखने को मिल रहा है। बहू ऐसा है तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अंकल जी, वो बेचारी किसी से क्या कहे। अब मैं आई हूँ तो मुझसे कह दिया, लेकिन आप लोग भी तो अपनी विधवा बहू की तरफ ध्यान दीजिए। बहू, मैं विनीता को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए दवाई ले आएगी। इतना कहकर सत्य प्रकाश वहाँ से चला जाता है। इस तरह प्राची का अपनी विधवा ननद के ससुराल में आना जाना लगा रहता है। सोनम अपनी भाभी को तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन अपने भाई को कॉल कर ये सब बताती है। तो सूरज प्राची पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों सोनम के ससुराल बार बार जाती रहती हो? वाह वाह वाह। अरे विधवा होने से पहले जब वो मुंह उठाए यहाँ चली आती थी तब तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं तो उसे अकेला महसूस ना हो इसलिए चली जाती हूँ। अरे नासपिटी, ये उसका मायका है, लेकिन वो तेरी ननद का ससुराल। वहाँ ऐसे कभी भी मुंह उठाकर चले जाना कोई ठीक बात नहीं है। उसके सास ससुर क्या सोचते होंगे? प्राची, कुछ तो सोचा करो। माँ, सोनम के ससुराल वाले कल हमें उनके घर पर मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, तू कल ऑफिस की छुट्टी ले लियो। अब प्राची के दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि आखिर उसके ससुराल वाले क्या जरूरी बात करना चाहते हैं। अगले दिन वो सभी सोनम के घर पहुंचते हैं और प्राची वॉशरूम में जाने के बहाने सोनम के सास ससुर के कमरे से गुजरती है, जहां उसके कानों में कुछ बात पड़ती है। बहू को भेजना तो पड़ेगा जी। हाँ भगवान, बस बहुत हुआ। अपनी विधवा बहू के लिए यही ठीक होगा। हे भगवान, तो इन खड़ूस बुढ़ा बुढ़ी ने मेरी विधवा ननद को वापस मायके भेजने के लिए हमें यहाँ बुलाया। अब बताती हूँ अपनी ननद को उसके सास ससुर के इरादे। हाँ, प्राची तुरंत जाकर सभी को ये बात बताते हुए कहती है, मुझे तो पहले ही पता था ननद जी कि आपके ससुराल वाले एक न एक दिन आपको आपके ससुराल से निकाल कर ही दम लेंगे, तो इसीलिए तो उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है। समधन जी, ये क्या कह रही है आपकी बहू? सासू माँ, भाभी ने आप दोनों को कहते हुए सुना कि आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं मायके भेजकर। क्या ये सच है? बहू, ऐसा कुछ नहीं है। समधन जी, हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है ताकि हम बहू की दूसरी शादी के बारे में आपसे बात कर सकें। हाँ समधन जी, बहू विधवा हुई है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। हम नहीं चाहते कि वो अपनी जिंदगी हमारी सेवा में निकाल दे। उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियाँ आए, इसलिए अपनी विधवा बहू का घर दोबारा बसाना चाहते हैं हम। उनकी ये बात सुनकर सोनम की आंखें नम हो जाती हैं, तो वहीं उसकी भाभी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि उसने अपनी ननद के ससुराल वालों के बारे में इतनी घटिया सोच रखी, जिसके लिए वो उन सब से माफी मांगती है और फिर कभी भी बिना कारण के अपनी विधवा ननद के ससुराल नहीं आती। हिमांशु की शादी भोली भाली संगीता से हो चुकी थी, जिसके माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। गरीब परिवार से होने की वजह से संगीता दहेज नहीं लाई थी, बस दहेज के नाम पर लाई थी, तो वो भी एक साली जिसका नाम सुनीता था। तभी एक दिन हिमांशु की माँ कुंती संगीता से कहती है, अरे ओ बहू, नाश्ता ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? ले आई माँ जी, आज मैंने आपके लिए मूली के पराठे बनाए हैं। इतने में वहाँ पर सुनीता और हिमांशु भी आ जाते हैं और सुनीता पराठे खाने लगती है कि तभी हिमांशु उसे टोकते हुए कहता है, अरे अरे, ये पराठे तुम मत खाओ, वरना सारे घर में पाद मारती फिरोगी। फिर मेरी नई नवेली बीवी और माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वेरी फनी। आपसे तो कम ही गैस छोड़ती हूँ। अगर आपका बस चले ना तो गैस भर भर के गैस की एजेंसी खोल लो। अरे पदौड़ी तो तुम हो, जब देखो घर में पू पू करती रहती हो। अरे आप बाथरूम में जब फ्रेश होके आते हो ना, छी छी, 2 घंटे तक ना कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे तुम तो 2-2 रुपए में बाथरूम साफ करती हो। राम राम राम, तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
खाते हुए ऐसी गंदी बातें करते हुए। बहू, तू तो मेरी मंदिर की थाली तैयार कर दे, मंदिर जा रही हूँ मैं। अरे माँ जी, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शायद तुम्हारे कुछ पाप कम हो जाएं। अरे बस करो तुम दोनों। और माँ जी, मैं अभी आपके लिए मंदिर की थाली लेके आती हूँ। समय बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन सुनीता अपने जीजा की फिरकी लेने के बारे में सोचती है। हिमांशु अपने कमरे में आराम से सोया होता है कि तभी सुनीता उसके पूरे मुंह पर काला पेंट कर देती है। जब हिमांशु की आंखें खुलती है और वो सभी के साथ में हॉल में बैठने आता है, तभी कुंती जोर से डर के मारे चिल्लाकर बोलती है, हाय राम, कौन है तू? घर में कैसे घुस आया? अरे मैं हूँ आपका बेटा। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ए जी, ये आप इतने काले कैसे हो गए? जब कल सोए थे तब तो गोरे थे। तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अरे आप लोग डरो मत, ये जीजू ही है। अरे आज इन्होंने मेकअप नहीं किया ना, तो बस जरा से काले लग रहे हैं। ये देखो आपकी असलियत। सुनीता की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे। इतना सब होने के बाद हिमांशु भी अब मौके की तलाश में था और ये मौका उसको तब मिल जाता है जब सुनीता अपने हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी घोलती है और हिमांशु चुपके से मेहंदी में गोबर मिला देता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। कुछ ही देर के बाद सुनीता हाथों पर मेहंदी लगाते हुए कहती है, सजना है मुझे सजना के लिए। आए हाय, ये गोबर जैसे बदबू कहाँ से आ रही है? जीजू, आपने फिर से गोभी के पराठे तो नहीं खा लिए? अरे तुम दोनों फिर शुरू हो गए। बहू, तू इनको कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे सुनीता, ये बदबू तो तेरे हाथों की मेहंदी से आ रही है शायद। अरे शायद नहीं, पक्का ये बदबू सुनीता के हाथों से ही है। कहीं सुनीता ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने हाथों पर मेहंदी की जगह कुछ और लगा लिया हो? ये सब सुन के सुनीता अपने हाथों की मेहंदी को सूंघती है और जोरों से चिल्लाकर बोलती है, जी, ये मेहंदी में गोबर कहाँ से आ गया? जीजू, आपने किया ना ये सब। आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, देख लेना आप। हिमांशु और सुनीता की तकरार ऐसे ही चलती रहती है, पर इन दोनों की इस तकरार को देखकर कुंती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू संगीता से कहती है, बहू, माना कि सुनीता तेरी बहन है, पर अब वक्त आ गया है कि तू उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दे। माँ जी, छोटी की तो अभी पढ़ाई चल रही है, हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है? ये ख्याल आपके दिमाग में आया कैसे? बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं और तू तो पिक्चर देखती ही है ना, कैसे साली जीजा को फंसा लेती है और पति अपनी बीवी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। माँ जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पति और मेरी बहन? छी छी, अच्छा रहेगा कि अब हम इस बारे में कभी कोई बात ना करें। कुंती बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता को भी इस बात की फिक्र होने लगती है कि आखिर किस तरह से अपने जीजा जी से बदला लिया जाए। तभी संगीता पोछा लगाने की बाल्टी लाती है और सुनीता उससे बाल्टी छीनते हुए कहती है, अरे दीदी, रहने दो ना, आप कितना काम करती हो। लाओ, पोछा मैं लगा देती हूँ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? तुझे कब से मेरी इतनी चिंता हो गई? तू ठीक तो है ना? अरे दीदी, दो ना, मैंने कहा ना मैं लगा देती हूँ पोछा। जाओ, आप मेरे लिए ना एक कप गर्मा गर्म कड़क सी चाय बना दो। संगीता चुपचाप रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है और सुनीता मन ही मन सोचती है, आज मजा आएगा। बहुत हंस रही थी ना उस दिन गोबर मिलाकर, अब देखना जब गिरेंगे धड़ाम से फर्श पे। सुनीता हिमांशु के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार सुनीता की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि हिमांशु की जगह कुंती वहाँ आ जाती है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो वही धड़ाम से गिर जाती है। हाय राम रे, सत्यानाश हो तेरा, कीड़े पड़े, तू नरक की आग में जले। कमीनी, ये क्या फर्श पर पानी गिरा रखा है? तभी वहाँ पर चाय लेकर संगीता आती है और हिमांशु भी आता है। क्या हो गया माँ जी, आप गिर कैसे पड़ी? और ये आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अरे बहू, तेरी इस बहन ने तो मेरी परलोक की टिकट काटने की पूरी तैयारी कर रखी है। देख, इसने जानबूझ के पानी फैलाया है ताकि मैं गिर जाऊं। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। ये पानी तो मैंने जीजू को गिराने के लिए फैलाया था, लेकिन
हाँ हाँ देखा, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। देख फंस गई ना तू। ज्यादा हंसो मत, नहीं तो बम से उड़ा दूंगी। मैं तुम पर बुलडोजर चलवा दूंगा। तो मैं आपकी किडनी बेच दूंगी। उससे पहले मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगा। एक दूसरे को खा बाद में लेना, क्या पहले कोई मुझे उठाएगा? सभी मिलकर कुंती को उठाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। ऐसे में सुनीता बोलती है, काश इनकी जगह आप होते, मैं तो 1.25 किलो का प्रसाद चढ़ाती। और अगर इनकी जगह तुम होती तो मैं पैदल हरिद्वार जाके आता। अरे माँ, आप इनकी जगह होते ना तो मैं तो पैदल ही 4 धाम की यात्रा कराती। अरे संगीता, अपने खसम और अपनी बहन को यहाँ से लेके जा, इससे पहले कि मैं इनको धक्के दे के घर से निकाल दूं। बेचारी संगीता दोनों को लेकर बाहर आ जाती है कि तभी हिमांशु मन में सोचता है, क्यों ना सुनीता के प्लान को उसी पर ट्राई किया जाए। ऐसे ही एक दिन जब संगीता और कुंती मंदिर गए होते हैं तो हिमांशु केला खाकर उसका छिलका फर्श पर गिरा देता है ताकि सुनीता उस पर फिसलकर गिर जाए। तो वही सुनीता उस तरफ बढ़ ही रही होती है कि ऐसे में उसे एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। सुनीता फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि ऐसे में हिमांशु उसे अपनी बाहों में थामकर बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर संगीता और कुंती आ जाते हैं और उन्हें ऐसे देख लेते हैं और कुंती बोलती है, हाय राम रे, क्या जमाना आ गया है। बहू, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तेरी बहन के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। देख, डाल दिए ना डोरे तेरे पति पर। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरा पैर स्लिप होने वाला था कि जीजू ने मुझे बचा लिया। अगर ये नहीं होते तो मैं तो गिर ही जाती। अरे बस कर ये बहाने, मैं अच्छे से जानती हूँ, ये नाटक मेरे आगे मत करियो। अपनी माँ की बात सुनकर हिमांशु को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें पूरी बात अच्छे से समझाता है कि आखिर किस तरह उसने सुनीता को गिराने का प्लान बनाया था और फिर उसकी मदद भी की। माँ छी, ये कैसी बातें करते हो आप? जरूरी नहीं कि जीजा साली का रिश्ता ऐसा ही हो। सुनीता मेरी छोटी बहन जैसी है और मैं उसके लिए कभी कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकता। अपने बेटे की बातें सुनकर और पूरा सच जानने के बाद कुंती को अपने कहे शब्दों पर अफसोस होता है और वो दोबारा से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी सोच तुम दोनों को लेकर गलत थी। मैं कभी तुम दोनों के इस अनमोल रिश्ते को समझ ही नहीं पाई। मुझसे नहीं, अगर आपको माफी मांगनी है तो सुनीता से मांगो। अगर वो आपको माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। मैं आपको एक ही शर्त पे माफ करूंगी, अगर आप वादा करेंगी कि आप जीजू की फिरकी लेने में मेरी मदद करेंगी। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसके बाद सुनीता और हिमांशु दोनों ही इस तरह लड़ते लड़ते अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। और अब कुंती भी सुनीता की हिमांशु की जमकर मजाक करने में मदद करने लगती है और वो पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।